हेलो पीपल, आई एम अर्पण गुर्जर। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर 4। गाइस, हमने लेक्चर 3 में क्या पढ़ा था? हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर 1, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने पार्ट्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने ये पढ़े थे। तो आज के लेक्चर में हमारा टारगेट क्या है? हमें क्या पढ़ना है? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं हमारा लेक्चर 3। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्टिविटीज से। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? ह्यूमन बींग्स जो काम करते हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन बींग्स ये काम क्यों करते हैं? हम ये काम क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे कुछ नीड्स एंड वांट्स रहते हैं जिसे सेटिस्फाई करना रहता है, इसलिए, है ना। तो हम जो काम करते हैं उसके पीछे हमारा कुछ मकसद रहता है कि हमें बदले में कुछ मिलेगा, उससे कहते हैं कंसिडरेशन। लेकिन ये कंसिडरेशन किस फॉर्म में मिलेगा वो डिपेंड करता है हम कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज को फर्दर क्लासिफाई किया गया इनटू टू पार्ट्स। एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं हमें बदले में क्या मिलता है? नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं हमें बदले में क्या मिलता है? मॉनेटरी कंसिडरेशन। इसलिए कंसिडरेशन किस फॉर्म में मिलेगा वो डिपेंड करता है हम कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए कंसिडरेशन में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन एनी अदर फॉर्म, है ना। अगर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 3 ऑप्शंस। पहला कौन सा है? बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने देखा था कि बिजनेस क्या होता है ना। बिजनेस में हमारे क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं बिजनेस करने के, हम क्यों करते हैं बिजनेस, कैसे किया जाता है, हमने ये देखा था। हम बिजनेस जब करते हैं तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? पहला प्रॉफिट अर्न करना एंड सेकंड कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना, सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करना, है ना। फिर हमने देखा था कि बिजनेस के कितने पार्ट्स रहते हैं? 2 पार्ट्स रहता है। पहला रहता है प्रोडक्शन एंड सेकंड रहता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन क्या करता है? प्रोडक्शन क्या एक प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स या मैन पावर। प्रोडक्शन कहां किया जाता है? इंडस्ट्री में किया जाता है। इसलिए इंडस्ट्री क्या है? बिजनेस का एक पार्ट है। फिर क्या किया जाता है? सेकेंड पार्ट कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन? गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज कौन से रहते हैं? जो इंडस्ट्री बनाकर देती है। फिर वो गुड्स को क्या किया जाता है? कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। इसलिए कॉमर्स क्या है? बिजनेस का एक पार्ट है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या है? बिजनेस के पार्ट्स है। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉमर्स इज कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आए समझ में? फिर हमने देखे थे बिजनेस की डेफिनेशन बाय प्रोफेसर हैनी। हमने देखा था बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, ठीक है। फिर हमने देखे थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ बिजनेस। पहला कौन सा रहता है? एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या रहता है? हम ऐसी कोई एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जिसके बदले में हमें पैसा मिलेगा या मनी इज वर्थ। मनी इज वर्थ का मतलब ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई वस्तु जिसके बदले में, जिसे बेचकर हम क्या कमा सकते हैं? पैसा कमा सकते हैं, उसे कहते हैं मनी इज वर्थ। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तो हमें बदले में क्या मिलेगा? पैसा या मनी इज वर्थ, उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बिजनेस भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। फिर सेकंड था टू पार्टीज। टू पार्टीज मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व रहती है? 2 पार्टीज इन्वॉल्व रहती है। एक रहता है सेलर एंड एक रहता है बायर। दोनों के बीच में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है एंड वो एग्रीमेंट किस फॉर्म में होगा? ओरली या तो रिटर्न फॉर्म में। डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजेक्शन कि वो लोग कौन सा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखा था प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस करने का क्या मोटिव रहता है? प्रॉफिट अर्न करना, पैसे कमाना, है ना। हमारा क्या मोटिव रहता है? कि हम पैसे कमाएंगे बिजनेस करके, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? या तो हम हमारे सेल्स को इंक्रीज कर देंगे या तो हमें जो खर्चा लग रहा है, हमें जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही है उसे रिड्यूस कर देंगे, तब हम क्या कमाएंगे? हमारा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन क्या एक प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है ना।
एंड ये प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है? इंडस्ट्री में किया जाता है। जब ये गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, तब ये गुड्स को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसके बदले में हम एक्सचेंज करते हैं? पैसों के बदले में, या मनी इज वर्थ, है ना। हम कंज्यूमर्स को क्या करते हैं? गुड्स प्रोवाइड करते हैं, बदले में हम क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं। फिर सिक्स्थ पॉइंट क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं रहती तो हम क्या बिजनेस कर पाते थे क्या? नहीं, है ना। फिर हमने देखा था ये कौन से गुड्स रहते हैं? कंज्यूमर गुड्स रहते हैं या तो कैपिटल गुड्स रहते हैं। एंड गुड्स का नेचर क्या रहता है? टेंजिबल। सर्विसेज का नेचर क्या रहता है? इंटेंजिबल। एंड ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवाता है? टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करवाता है ना। तो सर्विसेज क्या करता है? बिजनेस को सपोर्ट करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आए समझ में? एंड सर्विसेज का नेचर क्या रहता है? इंटेंजिबल। फिर सेवेंथ पॉइंट क्या था? कंटिन्यूटी इन डीलिंग। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो कंटिन्यू बेसिस पर करना है, रेगुलर बेसिस पर करना है। ऐसा नहीं कि अगर हमने एक ट्रांजेक्शन किया उससे हमें प्रॉफिट हो गया तो हम बोल रहे हैं ये हमारा बिजनेस है। नहीं, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कंटिन्यू बेसिस पर होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, है ना। फिर हमने एट्थ पॉइंट देखा था अनसर्टेन रिटर्न्स। मतलब हमें बिजनेस से जो रिटर्न्स होता है वो अनसर्टन होता है। मतलब हम जब बिजनेस करते हैं तो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं क्या कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा? नहीं, है ना, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। इसलिए हमारे जो रिटर्न्स रहते हैं वो क्या रहता है? अनसर्टेन रहता है। हो सकता है हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है हमें लॉस हो, है ना। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फिर नाइन्थ पॉइंट क्या? एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, हर एक बिजनेस में क्या रिस्क है। एंड कुछ ऐसे भी फैक्टर्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। हाँ, लेकिन हमारे हमारे कंट्रोल में भी जो कुछ इवेंट्स होती है, अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल इवेंट्स होती है, उसके वजह से भी हमारे बिजनेस में क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है। लेकिन हमारी वजह से जो रिस्क होता है हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। हमारे इवेंट्स को हम जो कंडक्ट कर रहे हैं हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। जो भी अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल इवेंट्स कर रहे हैं हम उसे कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर्स रहते हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स चेंज हो गए तो क्या करेंगे? फैशन चेंज हो गया तो क्या करेंगे, है ना। अगर आग लग गई, चोरी हो गया या नेचुरल कैलेमिटीज, ये सारे फैक्टर्स क्या हमारे कंट्रोल में रहते हैं क्या? क्या बिजनेसमैन के कंट्रोल में रहते हैं क्या? नहीं। लेकिन हमारे जो कंट्रोल में रहते हैं जिसकी वजह से रिस्क हो रहा है हमारे बिजनेस को, हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। आए समझ में? फिर कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन, लास्ट पॉइंट। हमारे बिजनेस का मोटिव क्या रहता है? कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना, है ना। हमारे बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव रहते हैं? 2 ऑब्जेक्टिव रहता है। पहला पैसे कमाना, सेकंड कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना। हम कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे? जब हम उन्हें अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करवाएंगे, अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे एट ए रिजनेबल प्राइस। हाँ, रिजनेबल प्राइस। बिकॉज कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं हमसे, बिजनेस से क्या चाहते हैं वो लोग? कि हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिले एंड अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज मिले कम से कम रेट में, उससे ही वो लोग सेटिस्फाई होते हैं। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है? कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। जब हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे अल्टीमेटली हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे? अपने आप बढ़ेंगे। बिकॉज हम क्या करेंगे? हमारे नए कस्टमर्स को बनाएंगे एंड हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो हमारे बिजनेस में बने रहेंगे, है ना। ये क्या करेगा? हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा, हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। इसलिए हमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए हमारे और एक मोटिव क्या रहता है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पैसा ही कमाए जा रहे हैं, नहीं, साथ में हमारा और एक कौन सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आए समझ में? तो ये क्या था हमारे कुछ बिजनेस के फीचर्स। फिर हमने पढ़ा था कि प्रोफेशन, जो इंसान प्रोफेशन कर रहा है उसे क्या कहता है? प्रोफेशनल। एंड जिसके साथ वो डील करता है उसे क्या कहता है? क्लाइंट, है ना। अगर वो प्रोफेशन खुद प्रैक्टिस कर रहा है तो वो क्या चार्ज करता है? क्लाइंट से फीस चार्ज करता है। अगर वही प्रोफेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है तो उसे क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। आए समझ में? फिर हमने कुछ देखे थे कि प्रोफेशन के भी कुछ फीचर्स रहते हैं। पहला है एम।
क्या रहता है प्रोफेशन का एम? पैसे कमाना। एंड क्या? क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करवाना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। बदले में क्या चार्ज करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो तो आपके आपके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, है ना। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, क्या हमें कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है क्या? कोई एजुकेशनल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान को प्रोफेशनल बनना है, प्रैक्टिस करना है, तो उसे क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। उसके पास स्किल नॉलेज चाहिए रहेगा, एजुकेशनल नॉलेज चाहिए रहेगा। आया समझ में? तो क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। फिर थर्ड, फाइनेंशियल रिटर्न्स। प्रोफेशनल्स को फाइनेंशियल रिटर्न्स क्या फिक्स्ड मिलता है क्या? हाँ, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसे फिक्स्ड सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे फाइनेंशियल रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं मिलेंगे, है ना। बिकॉज जब वो प्रैक्टिस करता है तो वो क्या चार्ज करता है? फीस चार्ज करता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आया समझ में? फोर्थ पॉइंट है कैपिटल। अगर हमें प्रोफेशन करना है, अगर हमें प्रैक्टिस करना है, तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? हाँ रहेगी। हमारे प्रैक्टिस को सेटअप करने के लिए हमें ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए भी हमें क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा। आए समझ में? फिफ्थ पॉइंट क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, अगर हम प्रोफेशनल है तो हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कहां पर? हमारे रिस्पेक्टिव काउंसिल्स में, है ना। हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ काउंसिल्स बनाए गए, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। एंड अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो हमें मेंबरशिप को एक्वायर करना पड़ता है। एंड ये काउंसिल्स क्या प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल्स को? कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो प्रोफेशनल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। फिर सिक्स्थ पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। क्या हम हमारे प्रोफेशन को, हमारे क्वालिफिकेशंस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्या किसी और के नाम पर? नहीं कर सकते। फिर सेवेंथ पॉइंट, नेचर ऑफ वर्क। प्रोफेशंस का काम क्या रहता है? प्रोफेशनल्स का काम क्या रहता है? सर्विसेज प्रोवाइड करवाना अपने क्लाइंट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को क्या करना? सॉल्व करना। बदले में क्या चार्ज करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। ये इनका नेचर है काम करने। आए समझ में? तो ये क्या थे? हमारे कुछ प्रोफेशंस के फीचर्स थे। फिर हमने देखा था एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार, नौकरी, है ना। जो इंसान जॉब ऑफर करता है उसे क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर। एंड जिससे जॉब दी जाती है, जो जॉब को एक्सेप्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? एम्प्लॉय। एंड हम जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट। द पर्सन हु एम्प्लॉयज इज नोन एज एम्प्लॉयर एंड द पर्सन हु गेट्स एम्प्लॉयड इज नोन एज एम्प्लॉय। एंड हम जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट। आया समझ में? ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। हम बदले में क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं। आया समझ में? तो एम्प्लॉयमेंट के भी कुछ फीचर्स है। सबसे पहला एम। क्या एम है? पैसा कमाना, है ना। हम पैसा क्यों कमाते हैं? हमारे नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्वालिफिकेशन। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट करना है या प्रोफेशन करना है तो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स है क्या? नहीं। अगर हम एम्प्लॉयमेंट कर, हम नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट की, सॉरी, क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें स्किल्ड वर्क करना है तो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें अनस्किल्ड वर्क करना है तो कोई क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आए समझ में? मॉनिटरी रिटर्न्स। अगर हम एम्प्लॉय है, हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी। एंड ये मंथली बेसिस पर दी जाती है ना। अगर हम लेबर वर्क कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? वेजेस मिलेंगे, जो डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर दिए जाते हैं। एंड जब वेजेस के रेट्स फिक्स किए जाते हैं ना, वो एडवांस में ही फिक्स किए जाते हैं। काम करने से पहले ही वेजेस के रेट्स फिक्स किए जाते हैं कि पर डे का रेट क्या रहेगा या वीकली का रेट क्या रहेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या दिए जाते हैं? वेजेस दिए जाते हैं। आया समझ में? आया। सैलरी किस बेसिस पर देते हैं? मंथली बेसिस पर देते हैं। एंड वेजेस डेली या वीकली बेसिस पर देते हैं। सैलरी किसको दी जाती है? एम्प्लॉय को। एंड वेजेस लेबर्स को। फिर फोर्थ क्या? कैपिटल। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट करना है तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? नहीं। हमें क्या करना है? जो जॉब ऑफर कर रहा है उसे हाँ बोलना है।
हमें किस चीज का कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा। हाँ, अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर हमें प्रोफेशन में प्रैक्टिस करना है तो वहां पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहती। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवाना क्या कंपलसरी है क्या? नहीं, नहीं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है प्रोफेशन में। आए समझ में? रिस्पेक्टिव काउंसिल के साथ हमें क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सिक्स पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। क्या हम हमारे एम्प्लॉयमेंट को, हमारी जॉब को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या किसी और के नाम पर? नहीं कर सकते। नेचर ऑफ वर्क, हमारे काम करने का नेचर कैसा है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम कौन सी जॉब कर रहे हैं, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे काम करने का क्या है, हमें क्या काम करना है। एंड हमें जो वर्क प्रोवाइड किया जाता है हम उसे एक टाइम पे कंप्लीट करके देना पड़ता है ना। इसलिए हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी जॉब है। आया समझ में? आया। फिर हमने एक पॉइंट देखा था नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। हम हमारे एम्प्लॉयमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमारे प्रोफेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन क्या हमारे बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? हाँ, हमारे बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं। कौन सा? रिटर्न एग्रीमेंट। जब हम हमारे बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं ना, तब रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। बहुत से ऐसे भी ट्रांजेक्शन है जहां पर रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हम हमारे बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं ना दूसरे के नाम पर, वहां पर रिटर्न एग्रीमेंट बहुत जरूरी रहता है। बिकॉज वो क्या रहता है? एक एविडेंस रहता है। आए समझ में? पक्का। ये क्या थे? हमारे कुछ फीचर्स थे, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कुछ पार्ट्स थे जिसे हमने समझा, है ना, हमने उसके फीचर्स को पढ़े। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, है ना। बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं? दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। कौन से कौन से? पहला प्रॉफिट कमाना एंड सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, हमारी सोसाइटीज की नीड्स को सेटिस्फाई करना, ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है। हाँ, हम बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए, हम पैसे ही पैसा कमाएंगे, लेकिन हमें सोसाइटी के भी तरफ देखना पड़ता है। बिकॉज जब हम हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे तभी तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। आया समझ में? इसलिए हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। पहला रहता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड रहता है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? पैसा कमाना। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं हमें बदले में क्या मिलता है? पैसा या मनी इज वर्थ। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। हमें क्या कमाना है? पैसे कमाने हैं। ठीक है, देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में कितने पॉइंट्स है। सबसे पहला है अर्निंग प्रॉफिट। हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, हाँ या नहीं? हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इज ग्रोथ। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड, प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है अगर हमारे बिजनेस को सर्वाइव करना है तो, अगर हमारे बिजनेस की ग्रोथ करवानी है तो प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारा बिजनेस लॉस में चला रहे हैं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमें बिजनेस हमारा वाइंड अप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। इसलिए हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे प्रॉफिट्स को अर्न करने पड़ेंगे, है ना, प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे। आए समझ में? सेकेंड है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने कस्टमर्स को बनाना पड़ता है, कस्टमर्स को क्रिएट करना पड़ता है, एंड बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसे नहीं बन जाता हमारे कस्टमर्स, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कस्टमर्स को क्रिएट करने में। एंड हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स है, उनको बनाए रखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। पूछना कोई भी, जो भी बिजनेसमैन है या हमारे फैमिली में कोई भी बिजनेस कर रहा है तो कस्टमर्स को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एंड सबसे ज्यादा मेहनत जो हमारे कस्टमर्स बन चुके हैं उनको बनाए रखने में, है ना। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये कस्टमर्स को बनाता है, जब हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बनाए रखते हैं, तब हम क्या करते हैं? हमारे बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, हम बिजनेस का ग्रोथ करते हैं, हम सर्वाइव करते हैं। कब? जब हम हमारे कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करेंगे? अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टाइम टू टाइम।
है ना, एट रिजनेबल प्राइसेस, हाँ, कम प्राइस पर, बिकॉज कस्टमर्स क्या चाहते हैं हमसे, हम उन्हें कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करें एंड अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं कि हम चैरिटी बेसिस पर हम काम कर रहे हैं, नहीं, रिजनेबल प्राइस, कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करो, सर्विसेज प्रोवाइड करो, जिसे देखकर वो वापस से हमारे पास आएगा। तभी तो हमारे कस्टमर्स बनते हैं, तभी तो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, तभी तो हमारे बिजनेस की क्या होती है, ग्रोथ होता है, तभी तो हम एक लेवल अप जाते हैं। आया समझ में? तो सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, एंड हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इनोवेशंस, इनोवेशंस, आविष्कार जिसे कहते हैं। अगर हमारे बिजनेस की ग्रोथ करनी है तो हमें आविष्कार करने पड़ेंगे, नए नए इनोवेशंस लाने पड़ेंगे, है ना। कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई करना ये सोचना पड़ेगा, कस्टमर्स कौन से क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहते हैं, कौन से गुड्स चाहते हैं, कैसी सर्विसेज चाहते हैं, वो देखना पड़ेगा। हमें न्यू टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा मार्केट में, तभी तो हम हमारे बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। अगर हम वही जगह पर रहेंगे तो कैसे होगा, है ना। जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक एक स्टेप ऊपर आते हैं ना, वैसे ही अगर हमारे बिजनेस की ग्रोथ करवाना है तो हमें एक एक स्टेप क्या करना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा, एक लेवल अप करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जब हम न्यू आविष्कार करेंगे, इनोवेशंस करेंगे। आए समझ में? इट इज अ डेवलपमेंट या पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट्स इनटू इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट हैज टू स्पेंड मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब भी हम इनोवेशंस करते हैं तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, उसके पीछे हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है ना। न्यू टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करना पड़ता है, हमें मार्केट सर्विस करनी पड़ती है, मार्केट सर्वे करना पड़ता है कि कौन से टाइप के कंज्यूमर्स को कौन से गुड्स पसंद है ना, कौन से कंज्यूमर्स को कौन से गुड्स पसंद है, कौन सी क्वालिटी के गुड्स पसंद है, ये देखना बहुत जरूरी है। हमें पूरा मार्केट सर्वे करना पड़ता है। आया समझ में? एंड हमें नई नई टेक्नोलॉजीज को क्या करना पड़ता है, एडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस, हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, बेस्ट यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेज आर स्केयर, हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत कम है, एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, एंड हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना उसके कुछ अल्टरनेटिव यूजेस भी रहते हैं, एंड हमें इसका बेस्ट पॉसिबल यूज करना पड़ता है। जैसे दूध, दूध से क्या बनता है, पनीर भी बनता है ना, दही भी बनता है, बटर मिल्क भी बनता है। तो ये क्या है, एक ही प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव यूजेस है ना। वैसे ही हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसके भी कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव रिसोर्सेस है, बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करना है उस रिसोर्सेस को, बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो एकदम स्केयर है, बहुत कम है। आए समझ में? दे शुड बी यूज्ड टू इट्स मैक्सिमम एंड शुड बी अवॉइड वेस्टेज। हमें वेस्टेज नहीं, हमें खराब नहीं करना है, वेस्टेज नहीं करना है ना। बहुत अच्छी तरह से वो रिसोर्सेस को क्या करना है, यूज करना है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। जब हम हमारे रिसोर्सेस को अच्छे से यूज करेंगे, ये क्या अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ा रहे हैं। आए समझ में? अगर हमें प्रॉफिट्स को बढ़ाना है तो हमारे पास कितने ऑप्शंस रहते हैं, दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो हमारे सेल्स को इंक्रीज करो, या तो हमें जो खर्चा लग रहा है, जो कॉस्ट इंकर्ड हो रहा है उसे कम कर दो, है ना। हमारे खर्चे कब कम लगेंगे, जब हम हमारे रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। आए समझ में? तो ये सारे हमारे कौन से पॉइंट्स थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, ये हमारे कौन से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है हमारे बिजनेस के, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। आया समझ में? सेकेंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, अगर हम फ्यूचर में कभी भी बिजनेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट तो कमाना है, हमें पैसे तो कमाना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर बिजनेस चलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आए समझ में? हम पैसे कमाए या ना कमाए, लेकिन ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला क्या है? सप्लाइंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सप्लाइंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे जो कस्टमर्स है उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई करवाना एट रिजनेबल प्राइसेस, तभी तो हमारे न्यू कस्टमर्स क्रिएट होंगे, है ना, तभी तो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बनाए रहेंगे, तभी तो हम हमारे बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। जब हमारे नए नए कस्टमर्स बनेंगे, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, तभी तो हमारे बिजनेस का क्या होगा? ग्रोथ होगा। आए समझ में? इसलिए हमें क्या करना है? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई करना है। एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू हिज कस्टमर्स। क्वालिटी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी एंड यूटिलिटी। आया समझ में? सेकेंड पॉइंट क्या है? अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हमें क्या करना है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है ना। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अवॉइड करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। बिकॉज हमारे जो कस्टमर्स है वो कौन कहलाया जाता है? किंग कहलाया जाता है हमारे मार्केट में, है ना। कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट। तो अगर हम कस्टमर्स के साथ ही चीट करेंगे तो हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? नहीं, तो कस्टमर्स को चीट ही नहीं करना है, उनको गाइड करना है ना। उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उन्हें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देने, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तभी तो हमारा क्या होगा? बिजनेस ग्रो करेगा, तभी तो हमारे कस्टमर्स बनेंगे, है ना। तो ये चीज को अवॉइड करना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को क्या करना है? अवॉइड करना है। अगर हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं तो बिजनेस बंद करने की जल्दी से जल्दी नौबत आ जाती है, हमें बहुत जल्दी वाइंड अप करना पड़ता है हमारा बिजनेस, बिकॉज उससे हमारे कस्टमर्स क्रिएट ही नहीं होते, हमारी गुडविल खराब होती है मार्केट में। है समझ में? तो इस चीज को अवॉइड करना पड़ता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, है ना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, रॉन्ग मेजरमेंट्स एक्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस यूनिट। अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, हमारे बिजनेस की ग्रोथ करवानी है, तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें, हमारे कस्टमर्स को क्या करें? हम सपोर्ट करें, गाइड करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करें, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें, टाइम टू टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करें। उससे क्या होगा? हमारे कस्टमर्स बने रहेंगे, उससे क्या होगा? हमारे बिजनेस का ग्रोथ होगा, हमारे बिजनेस का नाम बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा। आए समझ में? थर्ड पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। मतलब क्या सर? बिजनेस क्या एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस क्या एक सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जो क्या क्रिएट करता है? जॉब्स क्रिएट करता है, जॉब्स प्रोवाइड करता है। कौन से लोगों को? जो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, दोनों लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? जॉब प्रोवाइड करता है, जॉब क्रिएट करता है ना। कुछ स्किल्ड पर्सन भी रहते हैं जिन्हें जॉब करनी है, उन्हें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, एंड जो अनस्किल्ड है उन्हें कोई क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है। इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ने क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्संस, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो अनस्किल्ड है, जिनके पास एजुकेशनल नॉलेज नहीं है, अरे उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, है ना। जो स्किल्ड पर्सन है उन्हें तो अपने आप जॉब मिल जाएगी, बिकॉज उनके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस है, कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन जो अनस्किल्ड पर्सन है उन्हें तो अपॉर्चुनिटीज दो। हमारे बिजनेस करने का मोटिव क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना, है ना। हमें प्रॉफिट तो करना ही करना है, लेकिन साथ में हमें क्या देखना है? हमारे सोसाइटी का वेलफेयर, उसमें उसमें भी तो हमें क्या करना है? कंट्रीब्यूट करना है ना। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो पर्सन है उन्हें भी क्या देनी चाहिए? अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। जो अनस्किल्ड पर्सन है उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, है ना। जो स्किल्ड पर्सन है एंड जो अनस्किल्ड पर्सन है दोनों को इक्वली मानना है, दोनों को इक्वली मानना है, बिकॉज ये दोनों क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से ही है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स ही है ना। ऐसा नहीं कि हम स्किल्ड लेबर्स को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम उसे अच्छी सी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अनस्किल्ड के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। आए समझ में कि नहीं? नहीं, दोनों को इक्वली ट्रीट करना है। हाँ, कुछ रेम्यूनरेशन में फर्क रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अनस्किल्ड पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। नहीं, उन्हें भी कुछ अपॉर्चुनिटीज दो, तभी तो वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। बिकॉज हमारा मोटिव क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स,
सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना, है ना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कौन सा है? वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का वेलफेयर। हमें एम्प्लॉयज की केयर भी करनी पड़ती है, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ता है। बिकॉज हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो कौन लोग रहते हैं? स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पर्सन रहते हैं। दोनों के बारे में सोचना पड़ता है, दोनों के वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्किल्ड लेबर्स को ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, अनस्किल्ड वर्कर्स को भी ट्रेनिंग दो, उन्हें भी तो कुछ अपॉर्चुनिटीज दो काम करने की। आए समझ में? हमें दोनों के वेलफेयर के बारे में सोचना है, और किस तरह से वेलफेयर कर सकते हैं, और किस तरह से हम उनकी केयर कर सकते हैं। उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन दो, है ना, रेगुलर दो। ऐसा नहीं कि हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे इरेगुलर, नहीं, रेगुलर दो, हर महीने के महीने उनको सैलरी प्रोवाइड करो। लेबर्स को डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर रेगुलर ये प्रोवाइड करो रेम्यूनरेशन, है ना। तो हम जो रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं एकदम फेयर रेट होने चाहिए एंड रेगुलर बेसिस पर होने चाहिए। और किस तरह से प्रोवाइड करवा सकते हैं? गुड वर्किंग कंडीशंस, मतलब क्या? जहां पर हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जहां पर हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो जो एरिया है एकदम गुड कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां सफोकेशन हो रहा है, वहां कोई सेफ्टी नहीं है, नहीं, प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए, अच्छा कंडीशन होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, जहां पर वो लोग काम कर सकते हैं ज्यादा टाइम के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई फैक्ट्री में कोई लोग काम कर रहे हैं, बहुत भीड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर ज्यादा भीड़ रहती है तो सफोकेशन होता है, काम करना नहीं होता। तो प्रॉपर डिस्टेंसिंग होना चाहिए। और क्या? मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होनी चाहिए। अगर कोई वर्कर को या कोई एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई जाती है। और क्या? हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाना, है ना। अगर कोई वर्कर्स काम करते हैं, कोई शिफ्ट में काम करते हैं, रेस्ट लेने के लिए जगह होनी चाहिए जहां पर वो लोग रेस्ट कर सके, है ना। फिर वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए जहां पर प्योर पानी मिले पीने के लिए, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है? एम्प्लॉयज का वेलफेयर करना है, ये सारे हमें केयर करने हैं। जब हम एम्प्लॉयज का वेलफेयर करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, एंकरेज होंगे, जो ज्यादा काम करेंगे, है ना, उससे हमारे बिजनेस को क्या होगा? ज्यादा आउटपुट मिलेगा। आया समझ में? तो वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। स्किल्ड वर्कर्स है, स्किल्ड पर्सन एंड अनस्किल्ड पर्सन, ये भी क्या है? हमारे सोसाइटी के पार्ट है। सो इफ एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली टेकन केयर, अगर हम उनकी प्रॉपर केयर करते हैं, इट ब्रिंग्स वेलफेयर टू दी सोसाइटी। अगर हम हमारे एम्प्लॉयज की अच्छे से केयर करके, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हैं, है ना। दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशंस, impartial पर्सनल पॉलिसीज एंड ऑफरिंग इंसेंटिव्स, है ना। तो हमें इस चीज का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है? हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनी सोशल प्रॉब्लम्स अराइज लाइक ट्रैफिक जैम्स, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, एयर एंड वाटर पोल्यूशन एक्सेट्रा। बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम। हमारे बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? हम प्रॉफिट कमाएं, एंड हमारे कुछ क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। हमें हमारी सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना पड़ता है, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ता है। आया समझ में? तो बिजनेस और किस तरीके से हेल्प कर सकता है? हमें जो सोसाइटी को जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसे सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमें ये ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम एयर पॉल्यूशन ना करें, हम वाटर पॉल्यूशन ना करें, है ना। तो ये क्या करता है? सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है? कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कंट्रीब्यूट करना हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। हम बिजनेस क्यों करते हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं? एक तो प्रॉफिट कमाना एंड सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम एक हाथ से बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन ये दूसरा हाथ कब काम आएगा? कुछ कंट्रीब्यूट तो करो, जो हम कमा रहे हैं उसमें से कुछ कंट्रीब्यूट करना सीखो, है ना। जब हम कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी सोसाइटी के लिए, तभी तो हमारी सोसाइटी का वेलफेयर होगा, तभी तो हम हमारे कस्टमर्स को क्या करेंगे?
क्रिएट कर पाएंगे, तभी तो हम हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन कर पाएंगे। तो कुछ कंट्रीब्यूट करना सीखो। इसलिए मैंने आपको कहा था, जब भी हम बिजनेस करते हैं, चाहे आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, हमारा ऑब्जेक्टिव हो या ना हो, लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। ये हमारी सोसाइटी के लिए होना चाहिए, है ना, कि हम थोड़ा सा तो भी, हम जो प्रॉफिट कमा रहे उसका थोड़ा सा पार्ट हम हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करें, है ना, कुछ डोनेशंस दे, कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करें एजुकेशन के लिए, जिससे हमारा एजुकेशन ग्रो करेगा। तो ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारी लाइफ का, बहुत मेन ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हम पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम कस्टमर्स का दिल कब जीत पाएंगे, जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान रखेंगे। आए समझ में? जब हम उसके अकॉर्डिंग हम हमारा काम करते हैं, तो हम बोल पाएंगे कि नहीं, हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी क्या कर पा रहे हैं, हम अचीव कर पा रहे हैं। आए समझ में? तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे लाइफ के बहुत मेन ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमें ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। तो कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो हम कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा तो कंट्रीब्यूट करके देखो, तब पता चलेगा कि कितना सुकून मिलता है, यहां से सुकून मिलता है। आए समझ में? एक बार ट्राई करके देखना, पता चलेगा। बिजनेस हाउस should take care of general welfare of the societies, for they should give donations for good causes, offering scholarships for higher education and etc. आए समझ में? अगर हमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हम बिजनेस से जो अर्न कर रहे हैं, हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसमें से थोड़ा तो भी कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो ये क्या थे, हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे। आए समझ में? तो हमारे बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं? 2 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, पैसे कमाना, एंड सेकेंड क्या रहता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, है ना, सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करना। कैसे? अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो, अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करो एट ए रिजनेबल प्राइसेस। आए समझ में? ये कहते हैं हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर हमारा आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, फिर हम हमारे ये टॉपिक के बाद हमारे लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। क्या है रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस? हम बिजनेस करते क्यों है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना ना। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करने का। एंड हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स, है ना, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट कमाना, तभी तो हम हमारे बिजनेस को सर्वाइव कर पाएंगे, तभी तो हम हमारे बिजनेस की ग्रोथ कर पाएंगे। विदाउट प्रॉफिट, जब तक हम प्रॉफिट ही अर्न नहीं करेंगे, हम हमारे बिजनेस को सर्वाइव नहीं करवा सकते मार्केट में, है ना। इसलिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है। एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विथ एन एम टू अर्न प्रॉफिट्स। हर एक बिजनेस जो ऑपरेट करता है, उनका एम क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना। इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। प्रॉफिट का एक फॉर्मूला भी दिया है, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर समझो हम एक डेयरी मिल्क बना रहे हैं, है ना, चॉकलेट बना रहे हैं डेयरी मिल्क। उसको बनाने के लिए हमें कितने का खर्चा लग रहा है? 10 रुपए का। हमें कितने की कॉस्ट लग रही है? 10 रुपीज की। तो हमें बनाने के लिए 10 रुपए का खर्चा लग रहा है, तो हम क्या 10 ही रुपए में बेच देंगे क्या? नहीं, हम इसमें क्या करेंगे? हमारा प्रॉफिट ऐड करेंगे, है ना। हम इसमें क्या करेंगे? हमारा प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो हमने प्रॉफिट ऐड किया 5 रुपीज, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे? हमारा प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो हम ये चॉकलेट को, डेयरी मिल्क को कितने में बेचेंगे? 15 रुपीज में। हमने कितने में बेचा? हम कितने में सेल किया? हमने 15 रुपए में। आया समझ में? पक्का? तो ये क्या है? हमारी रेवेन्यू है 15 रुपए। हम 15 रुपए में एक चॉकलेट को बेचेंगे तो हम कितना कमाएंगे? 15 रुपए। ये क्या हमारी रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। हमारी कॉस्ट से रेवेन्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए।
आया समझ में? इसलिए हमारी रेवेन्यू ऑलवेज ज्यादा होनी चाहिए किससे? कॉस्ट से। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस, वो क्या हमारा प्रॉफिट है। आया समझ में? अगर हमने 10 रुपए की चीज को 15 रुपए में बेचे तो कितने का डिफरेंस है? 5 रुपए का। ये क्या हमारा प्रॉफिट है। आया समझ में? इसलिए प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मतलब 15 रुपए माइनस 10 रुपए। हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपीज का। आया समझ में? ठीक है, तो हम जो बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं उसका रोल क्या है वो समझना है हमें। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अब ये क्या होता है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स? अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमने बोला था कि हमें ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है ना। हम अगर हमें बिजनेस चालू करने के लिए हमें 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास क्या 1 करोड़ रुपए है क्या? नहीं, हार्डली 10 1 लाख रुपए हो गए जिससे हम बिजनेस कर पाएंगे। एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमको कितने रुपए चाहिए? 1 करोड़ रुपए चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हमारे पास कितने? सिर्फ 10 लाख रुपए है। हमें और कितने रुपए की जरूरत है? कितने की जरूरत है हमें? और 90 लाख रुपए की। तो वो पैसा किधर से आएगा? तो कुछ इन्वेस्टर्स रहते हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं पैसा। अरे उनको रिटर्न भी तो देना पड़ेगा ना। जब हमारे बिजनेस में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग क्या मोटिव से इन्वेस्ट कर रहे हैं? कि उन्हें कुछ रिटर्न मिलेगा हमारे बिजनेस से। हाँ या नहीं? है ना? द पीपल हु इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स ऑन द कैपिटल्स। क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग? कि उन्हें फेयर रिटर्न्स मिलेंगे उन लोगों ने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हमारे बिजनेस में। दिस इज पॉसिबल इफ एडुकेट प्रॉफिट्स आर अर्न्ड बाय द बिजनेस। ये कब पॉसिबल है? हम उन्हें कब रिटर्न्स दे पाएंगे उनके कैपिटल पर? जब हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। अगर मेरे को बिजनेस स्टार्टअप करना है, मेरे को 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, मैंने 90 लाख रुपए दूसरे लोगों से लिया है। वो दूसरे लोगों का मोटिव क्या है? कि हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे बिजनेस में, हमको अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन हम ये रिटर्न कब दे पाएंगे? जब हम अच्छा खासा क्या करेंगे? प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तभी तो हम उन्हें रिटर्न दे पाएंगे ना। जब हम प्रॉफिट ही अर्न नहीं करेंगे तो हम क्या उन्हें रिटर्न दे पाएंगे? क्या नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब हम अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे तभी तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे। हमने एक पॉइंट देखा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों का खर्चा करना पड़ता है। बहुत खर्चा करना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है अगर हमारे बिजनेस को सरवाइव करवाना है, अगर हमारे बिजनेस की ग्रोथ करवानी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। मार्केट सर्विस करने पड़ते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना पड़ता है, इनोवेशन करने पड़ते हैं। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए पैसा किधर से आएगा? जब हम हमारे बिजनेस से क्या करेंगे? प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। एडुकेट प्रॉफिट्स enables a firm to spend more on research and development। अगर हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर पाएंगे। दिस कैन लीड टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स द होल नेशन। आए समझ में? फिर थर्ड पॉइंट क्या है? ग्रोथ एंड एक्सपांशन। मतलब क्या? रिटेंशन ऑफ द प्रॉफिट। रिटेंशन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट को रिटेन करना। एग्जाम्पल, अगर हम हमारे बिजनेस से हर महीने समझ लो 40,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं, 40 to 50,000 एवरेज, है ना। हम कितना अर्न कर रहे हैं हर महीने से? 40,000 या 50,000 ऑन एन एवरेज। हम क्या पूरा 40,000 यूज कर लेते हैं क्या? नहीं, हम क्या करते हैं? 40,000 में से 50% क्या करते हैं? हम साइड में निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? 20,000 को साइड में रख देते हैं। क्या करते हैं? हम 20,000 की सेविंग्स करते हैं। हम जो अर्न कर रहे 40,000, हम क्या पूरा यूज कर लेते हैं क्या? नहीं, हम कुछ साइड में निकाल कर रख देते हैं हमारे बिजनेस के लिए, है ना। कुछ सेविंग्स करके रखते हैं। हम ये सेविंग्स क्यों करते हैं?
अगर फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन इवेंट्स आ गए, है ना, कुछ रिस्क आ गए, उसको टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हमें प्रॉफिट्स को साइड में निकाल कर रखते हैं कि कभी कुछ अनसर्टेन इवेंट्स आ गए हमारे बिजनेस में, तो ये प्रॉफिट्स उस समय क्या आएंगे, काम आएंगे। उसे कहते हैं रिटेन ऑफ प्रॉफिट्स इन द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स। इंटरनल सोर्स, हमारे बिजनेस में हम सेविंग्स कर रहे हैं ना कि नहीं, इसे कहते हैं रिटर्न, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। ये जो हमने सेविंग्स की है, ये कौन सा फंड है हमारा, इंटरनल फंड है, हमारे बिजनेस का ही पैसा है जो हम साइड में निकाल कर रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर कुछ अनसर्टेन इवेंट्स आ गए, या तो कभी अगर हमें हमारे बिजनेस की ग्रोथ करनी है, तब ये प्रॉफिट्स हमें काम में आएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा 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 पैसा साइड में निकाल कर रखते हैं कि कभी कुछ जरूरत पड़ गई या कुछ अनसर्टेन इवेंट्स आ गए या हमारे बिजनेस का एक्सपांशन करना है, ग्रोथ करना है, तब ये प्रॉफिट्स क्या होंगे, काम में आएंगे। दिस प्रॉफिट्स कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। ये प्रॉफिट कब काम में आएगी, अगर हमारे बिजनेस की ग्रोथ करनी है, बिजनेस का सेल्स इंक्रीज करना है, तब थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। हम ये जो सेविंग्स कर रहे हैं, हम हर महीने सेविंग्स करेंगे, फिर ये सेविंग्स को हम वापस से किस में यूज कर सकते हैं, हमारे बिजनेस में यूज कर सकते हैं, हमारे बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, है ना, बिकॉज हमने जो अर्निंग्स कमाए थे उसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन साइड में निकाल कर रख रहे थे, फिर वो पोर्शन हमारे बिजनेस के एक्सपांशन में, हमारे बिजनेस के ग्रोथ करने में हम वापस से री इन्वेस्ट करेंगे, वापस से पैसा इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस में, फिर हमारे बिजनेस का क्या करेंगे, हम एक्सपांशन करेंगे, ग्रोथ करेंगे। आया समझ में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी। जब हमारे पास अच्छे खासे प्रॉफिट्स रहते हैं ना, तभी तो हम हमारे एम्प्लॉयज को क्या दे पाते हैं, सैलरी दे पाते हैं रेगुलरली, हमारे लेबर्स को क्या दे पाते हैं, वेजेस दे पाते हैं रेगुलरली। कब, जब हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, हमें जो फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, हर महीने का जो हमें खर्चा लग रहा है, हम उसे इंकर्ड कर पाएंगे। कब, जब हम अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाएंगे, हमारे खर्चे को हम मीट कर पाएंगे, है ना। प्रॉफिट्स फैसिलिटेट्स पेमेंट्स ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम्स। हमारे जितने भी ड्यूज है, हम टाइम पर पेमेंट कर पाएंगे। कब, जब हम अच्छे खासे क्या करेंगे, प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे। इट ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जब हम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, जब हम उन्हें रेगुलरली पेमेंट्स करते हैं, रेगुलरली हम उन्हें सैलरी प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, एंकरेज करता है, जिससे वो लोग ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, जिससे हमारे बिजनेस का आउटपुट बढ़ता है। अगर हमारे बिजनेस का आउटपुट बढ़ेगा, हम हमारे सेल्स को इंक्रीज कर पाएंगे। आया समझ में, जब वो लोग मोटिवेट होता है ना, तो रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज करते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू दी प्रॉफिट इंक्रीज। उससे क्या होता है, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं। आया समझ में, पक्का। दिस फाइनली लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगर हम ये करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब क्या, बिजनेस अर्न प्रॉफिट्स विच इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब क्या, अगर हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम बढ़ा पाएंगे ना, कि नहीं। अगर हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, हमारे लिए अर्न कर लेना ना, हमारे नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्यों, जिससे हम हमारे नीड्स एंड वांट्स को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर पाए, बढ़ा पाए। बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स, ये पॉसिबल कब होगा, जब हम प्रॉफिट्स अर्न करेंगे हमारे बिजनेस से, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। दे कैन लिव एज अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ थ्रू सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस वांट्स। हम हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब बढ़ा सकते हैं, जब हम हमारे बिजनेस से अच्छे खासे प्रॉफिट्स अर्न करेंगे,
आए समझ में? लास्ट पॉइंट क्या है? रिवॉर्ड फॉर रिस्क। हमने ऐसा सुना था कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल इवेंट्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस का ज्यादा रिस्क हो रहा है। फिर ऐसा बोलोगे अरे सर ने तो बोला था हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ऐसा नहीं रहता, ठीक है? हमें अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल इवेंट्स को नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को वाइंड अप करना पड़े, बंद करना पड़े। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर हम ज्यादा रिस्क लेंगे तो हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर assuming several businesses risk. Profits are also serves as a protection against those risk. अगर हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारे जितने भी रिस्क है ना, हम उसे टैकल कर पाएंगे, उस सिचुएशन को हम संभाल पाएंगे। कब? जब हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट्स रहेंगे, जब हमारे पास वो प्रॉफिट्स का सेविंग्स होगा, तब वो रिस्क को क्या कर पाएंगे? हम हैंडल कर पाएंगे, उस सिचुएशन से हम निकल पाएंगे, ठीक है? लेकिन उसके लिए हमें प्रॉफिट्स तो अर्न करने पड़ेंगे। एंड सबसे मेन चीज, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए हमें सोशल ऑब्जेक्टिव करना बहुत जरूरी है। हमारे कस्टमर्स को क्रिएट करना, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बनाए रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? विच कैनॉट बी इंश्योर्ड, फॉर एग्जाम्पल फॉल इन डिमांड्स, एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा, है ना? कुछ ऐसे रिस्क रहते हैं जो हमारे फेवर में, हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं रहते। उसे, उस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत जरूरी है। हम वो सिचुएशन को कब हैंडल कर पाएंगे? जब हमारे पास अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो गए, हमारे पास सेविंग्स होगी। आए समझ में? तो ये कौन सा पॉइंट था? रिवॉर्ड फॉर रिस्क। जब हम रिवॉर्ड कमाएंगे, जब हम प्रॉफिट्स कमाएंगे, तो हम रिस्क को क्या कर पाएंगे? हैंडल कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। आए समझ में? तो ये क्या था? हमारे कुछ रोल्स थे प्रॉफिट्स के, ठीक है? रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस, कि हम जो प्रॉफिट्स कमाते हैं उसका क्या रोल रहता है बिजनेस में। आया टॉपिक समझ में कि नहीं? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट भी बचा है, सर्वाइवल। सर्वाइवल, इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। हमने पॉइंट पढ़ा था, है ना? अगर हम अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाएंगे तभी तो हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, तभी तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ करवा पाएंगे, तभी तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, एक्सपांड करेगा। कब? जब हम अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाएंगे, तभी हम मार्केट में क्या कर पाएंगे? सर्वाइव कर पाएंगे, कॉम्पीट कर पाएंगे दूसरे बिजनेसमैन के साथ, दूसरे बिजनेस के साथ, ठीक है? इफ द बिजनेस डज नॉट मेक इनफ प्रॉफिट, इट विल नॉट सर्वाइव इन द ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। अगर हम प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगे तो हम किसी के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, हमारे बिजनेस को बंद करना जरूरी हो जाएगा, वाइंड अप करना पड़ेगा हमारे बिजनेस को, अगर हम प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगे तो। इसलिए प्रॉफिट्स कमाना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट मींस सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। अगर हम प्रॉफिट्स कमाएंगे तो ही हम मार्केट में क्या कर पाएंगे? सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए हमारे बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं? 2 ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। दोनों बहुत जरूरी है। अगर हमें बिजनेस करना है, अगर हमें मार्केट में बने रहना है, सर्वाइव करना है, अगर हमें मार्केट में हमें कॉम्पीट करना है दूसरे बिजनेस से, तो हमें प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है एंड सोशल ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमारे बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉफिट का क्या रोल रहता है बिजनेस में, ये चीज, ठीक है? हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हमारे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो हमारे बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं? 2 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, पहले इकोनॉमिक एंड सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। पहले हमने देखा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के रहते हैं पैसे कमाना, उसमें 4 पॉइंट्स देखे, अर्निंग प्रॉफिट, रिसर्च न्यू कस्टमर्स, थर्ड इनोवेशंस, फोर्थ बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, है ना? सोशल ऑब्जेक्टिव्स, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई करो जिससे हमारे कस्टमर्स क्रिएट हो एंड हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बने रहे, और ये जो प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड करवाए, ये जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करो, ठीक है? सेकेंड, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को क्या करो? अवॉइड करो, कस्टमर्स को गाइड करो
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करो। आया समझ में? थर्ड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हम बिजनेस कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो, अपॉर्चुनिटीज दो पीपल को, स्किल्ड वर्कर्स को काम करने जॉब दो, अनस्किल्ड पर्संस को अपॉर्चुनिटीज दो काम करने की। उससे क्या होगा, हमारे सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ेगा, है ना। फोर्थ पॉइंट, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनके वेलफेयर के बारे में सोचो, उनकी केयर करो। आए समझ में? कैसे केयर कर पाएंगे, उन्हें अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करो जहां पर वो लोग अच्छे से काम कर पाए, अच्छी खासी डिस्टेंसिंग हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो कि वो लोग अपना काम अच्छे से कर पाए, है ना। ड्रिंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज। फिर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। आए समझ में? तो एम्प्लॉयज का वेलफेयर भी बहुत जरूरी है। फिर हमने देखा था हेल्प टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम। लास्ट पॉइंट देखा था कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, थोड़ा तो कंट्रीब्यूट करो, हम जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा हमारी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, ये क्या था, हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर हमारे प्रॉफिट्स का क्या रोल रहता है बिजनेस में, हमने देखा था हर एक बिजनेस जो ऑपरेट करता है उनका एम क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। वो प्रॉफिट्स क्या रहता है, रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, रेवेन्यू ज्यादा होनी चाहिए कॉस्ट से, तभी हम क्या बोलेंगे, हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। एंड हर एक बिजनेस का एम क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, फिर हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, हमारे बिजनेस में जो लोग इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं उन्हें हम अच्छे खासे रिटर्न्स दे पाए। कब दे पाएंगे, जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। ये क्या हमारे प्रॉफिट का रोल है हमारे बिजनेस में। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब हम अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाएंगे तभी तो हम ज्यादा पैसा खर्चा कर पाएंगे, हम अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे कि नहीं। थर्ड, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अगर हमारे बिजनेस को ग्रो करना है तो हम क्या करते हैं, हमारे कुछ प्रॉफिट्स को साइड में रखते हैं जिसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स हमारे हम जो साइड में रखते हैं उसे, वो कौन से फंड्स है, हमारे इंटरनली फंड्स है ना, हमारे इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स है, जो हमारे बिजनेस का ही पैसा है, जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा, या तो कभी कुछ अनसर्टेनिटीज आती है वहां पर हेल्प करेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी, मतलब क्या, अगर हम प्रॉफिट कमाएंगे हमारे एम्प्लॉयज को हम रेगुलरली सैलरी दे पाएंगे, हमारे वर्कर्स को वेजेस दे पाएंगे, इससे क्या होगा, वेलफेयर होगा, वो लोग मोटिवेट हो गए, है ना। जब वो लोग मोटिवेट होते हैं तो हमारा आउटपुट बढ़ता है, हमारा बिजनेस ग्रो करता है, ओवरऑल ये क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। फिर हमने देखा था मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, है ना, अगर हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम क्या कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, हमारे नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। कब, जब हम प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। फिर लास्ट पॉइंट क्या आता, सॉरी, रिवॉर्ड फॉर रिस्क, लास्ट सेकंड पॉइंट, रिवॉर्ड फॉर रिस्क, अगर हम ज्यादा रिस्क लेंगे तो हम अच्छा खासा रिटर्न कमा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अनडिजायरेबल या अनसर्टेन रिस्क हम ले जिससे हमारे बिजनेस को वाइंड अप करने की नौबत आ जाए, नहीं। ठीक है, हम जो प्रॉफिट्स कमा पाएंगे, हमें जो रिस्क हो रहा है हम उसे क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। फिर लास्ट पॉइंट देखा था सर्वाइवल, अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमें प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज के जमाने में जैसे मार्केट ग्रो कर रहा है ना, जैसा एनवायरमेंट है, वो मार्केट कंडीशंस में हमारे बिजनेस को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है अगर हम प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगे तो। अगर हम प्रॉफिट्स कमाएंगे तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज हम प्रॉफिट्स नहीं कमाएंगे तो हमारे बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। इसलिए प्रॉफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, हमारे बिजनेस को सर्वाइव करवाने में। इसलिए हमारे बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव रहते हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, पहला रहता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड रहता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आया समझ में? ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर को हम यही वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।